Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 5, Sales and Exchanges, Section 54 to 57 and 118 to 121. Let's quickly go through synopsis first. यहाँ हम देखेंगे कि सेल क्या है एंड व्हाट इज़ एक्सचेंज, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे इन दी एंड। सेल के एसेंशियल्स क्या है, सेल की पार्टीज़ क्या होती है, फॉर्मेलिटीज़, देन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का रजिस्ट्रेशन होता है तो, एंड अगर नहीं होता है तो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, बायर और सेलर की राइट्स, लायबिलिटीज़, देन डिस्चार्ज फॉर एनकम्बरेंस ऑन सेल, उसके बाद एक्सचेंज का मीनिंग, और फिर एक्सचेंज में जो पार्टीज़ है उनके राइट्स, लायबिलिटीज़ एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल सी सेल। व्हाट इज सेल? सेल मतलब क्या? नॉर्मली सेल होता है ए ने बी को कुछ सेल किया, बी ने कंसिडरेशन पे किया, मतलब अमाउंट पे कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई दूसरी मटेरियल थिंग एंड सो ऑन। तो सेल क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड। मतलब अब यहाँ क्या फ़र्क समझा? प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। इन केस ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल मतलब जो दिखती है, इमूवेबल मतलब जो एक ही जगह पे फिक्स है, लैंड जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, और इन द केस ऑफ रिविजन और अदर इनटैंजिबल एसेट कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब सेल कैसे होगा? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा, ऐसे टैंजिबल इन प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या किसी इनटैंजिबल थिंग का रजिस्ट्रेशन हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट से होगा। अगर टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 रुपीज़ है तो वो ट्रांसफ़र कैन बी आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए, बाय डिलीवरी भी उसको हम सेल मान लेंगे। Delivery takes place when seller places the buyer or where the person as a direct is in the possession of property. Delivery मतलब क्या? A ने B को कुछ गुड्स दिए, तो डिलीवरी कब हुई? जब वो गुड्स B के पोजीशन में पहुंच गए। दिस इज डिलीवरी। Contract of sale. Contract for the sale of immovable property is a contract that the sale of property takes place on terms settled between the parties. It does not of itself create any interest in or charge on such property. मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कब माना जाएगा? जब दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, टर्म्स सेटल करती है, टर्म्स सेटल्ड, एंड जब दोनों पार्टी अग्री करती है किसी अग्रीमेंट पे, तो तब हम मानेंगे कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। किसका? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ऐसे खुद से ही अपने आप इंटरेस्ट या चार्ज क्रिएट नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी पे। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई अलग से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो छोड़ के बायर और सेलर के कुछ राइट्स है, कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ लायबिलिटीज़ है। सो लेट्स सी द फॉलोइंग। सेलर इज़ बाउंड। बाउंड मतलब ये सेलर की लायबिलिटी देख रहे हैं अभी हम पहले, सेलर की लायबिलिटी। सेलर क्या करेगा? बायर को, सेलर की बाउंड मतलब लायबिलिटी या ड्यूटी, सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को सब कुछ डिस्क्लोज करे कि जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, अगर उसमें कुछ मटेरियल डिफेक्ट है जो सेलर को पता है और जो बायर को ऑर्डिनरी केयर में नहीं पता चलेंगे, तो सेलर ने वो डिस्कवर, जो भी बायर ने डिस्कवर नहीं किया जो डिफेक्ट है, वो सेलर ने उसको इन्फॉर्म करने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड ऑल, बायर ने अगर रिक्वेस्ट किया तो सेलर ने वो बायर के सामने प्रोड्यूस करने चाहिए। जो भी बायर का क्वेश्चन रहेगा, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, उसको सेलर ने प्रॉपर्ली आंसर करना चाहिए। नो पेमेंट मतलब आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट क्वेश्चंस। On payment or tender of the amount due in respect of price to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place. अगर जो डिसाइडेड अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, वो प्रॉपरली मिल गई है, पेमेंट मिल गया है, तो सेलर ने फिर वो एग्जीक्यूटेड टाइम पे वो प्रॉपर्टी बायर तक पहुंचानी है। बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिसाइड हुआ था, मतलब अग्रीमेंट फिक्स हुआ था, सेटल हुआ था, और डिलीवरी, इसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम में सेलर ने उसकी प्रॉपर केयर करना चाहिए,
टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक ही वॉज द ओनर। मतलब जब अगर सेलर ओनर था तब वो जिस तरीके से इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो जिस तरीके से उस प्रॉपर्टी की केयर रखता था, जब तक वो डिलीवर नहीं होती तब तक सेलर उसकी केयर करेगा। फिर जिस भी तरीके से बायर ने बोला है उसको उस तरीके से पोजीशन मिलना चाहिए। जो भी पब्लिक चार्जेस है, जो भी पहले का रेंट अक्रूव्ड था, जो भी इंटरेस्ट बाकी है प्रॉपर्टी से जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जो भी अक्रूव्ड एक्सपेंसेस है वो सारे सेलर ने क्लियर करके ही वो प्रॉपर्टी बायर को पहुंचानी चाहिए। The seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller professes to transfer to the property subject and that he has the power to transfer the same. सेलर ने वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है जिसका उसके पास ओनरशिप है, जिसका उसके पास पावर है टू सेल द प्रॉपर्टी। बट जहाँ सेल एक फ्यूडिशरी कैपेसिटी में हो रहा है तो फिर he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it. The benefit of contract mentioned in this rule shall be annexed to and shall go with the interest of the transferee as such and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time wasted. तो अगर क्वेश्चन आता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर, तो सेलर की ड्यूटी या लाइबिलिटी ये हो गई जो अभी हमने देखा, जहाँ पे पूरा पैसा पे हो चुका है तो फिर वहाँ पे सेलर की ड्यूटी क्या है, सेलर क्या करेगा, बायर को सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करेगा और अगर प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है, पावर में है, तो वो भी ट्रांसफ़र करेगा। पर प्रोवाइडेड दैट अगर सेलर ने प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट रिटेन किया, खुद के पास रखा, तो ही इज़ एंटाइटल टू रिटेन कब ही इज entitled to retain वो हम आगे देखेंगे। where the seller retains any part of the property compromised in such document he is entitled to retain them, and when the whole of such property is sold to different buyers the buyer of the lot of greatest value is entitled to documents। और अगर प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है मैंने 5 लोगों में दी है 1 2 3 4, तो अभी हाईएस्ट शेयर किसका है, इसका, तो he will be entitled to keep the documents। But in case A the seller and in case B of the lot of greatest value is bound upon every reasonable request कि वो उस चीज़ का ध्यान रखे, केयर करे and to produce the documents and furnish such copies to the required parties। मतलब पहले केस में खुद बायर और दूसरे केस में बचे हुए बायर। And in the meantime the seller or the buyer of the lot of greatest value as the case may be shall keep the said document safely रखना है, uncancelled and undefaced। undefaced मतलब कि वो पेपर का जो ऊपर का एरिया होता है उसको फेस बोलते हैं, तो उसको ख़राब नहीं करना है, पेपर को प्रॉपरली मेंटेन करना है, एंड शुड प्रिवेंट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्सीडेंट्स और फायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड। सेलर इज एंटाइटल्ड टू, अब ये हो गए सेलर के राइट्स। सेलर इज एंटाइटल्ड टू rents profits of the property till the ownership passes to the buyer। मतलब जब तक ओनरशिप बायर को पास नहीं होती, फॉर एग्जांपल ओनरशिप पास हुई 23 मार्च को, उसके पहले के जो भी रेंट्स है, प्रॉफिट्स है, वो सब सेलर का राइट है, वो सब सेलर को पास होंगे। जब ओनरशिप पास होती है बायर को, जब बायर ने पैसे पे कर दिए, ओनरशिप पास हो गई, तो फिर उसके बाद भी अगर कोई अनपेड अमाउंट थी बाद में रिकवर होती है तो वो सेलर के पास जाएगी। द बायर इज़ बाउंड टू मतलब फिर से लाइबिलिटी ड्यूटी। बायर क्या डिस्क्लोज करेगा सेलर को, एनी फैक्ट एज टू द नेचर और एक्सटेंट ऑफ सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच द बायर इज़ अवेयर। अगर वो प्रॉपर्टी में सेलर का कुछ इंटरेस्ट है, अगर बायर को पता है तो बायर वो डिस्क्लोज करेगा, या कोई ऐसी चीज़ जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है एंड विच मटीरियली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट, तो बायर ने वो चीज़ डिस्क्लोज करनी है सेलर को। जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसका प्रॉपर पेमेंट टाइमली बेसिस पे करना है फॉर कंप्लीटिंग द सेल। परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ए डायरेक्ट्स, तो क्या करना है, पेमेंट करना है ऑन टाइम। When the ownership has passed to the buyer to bear any losses arising from destruction, injury or decrease in value of the property not caused by seller। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई एंड आफ्टर दैट देयर इज़ एनी लॉस टू द प्रॉपर्टी या डिस्ट्रक्शन इंजूरी, तो दैट लॉस विल बी borne by buyer।
If the ownership has been passed and as between himself and seller, he is supposed to pay public charges rent which has become payable in respect of property, principal money due on encumbrances subject to the property sold and the interest thereon afterwards accruing date. मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद की अक्रूविंग डेट में कोई चार्जेस है, कोई रेंट पेमेंट है, कोई पब्लिक एक्सपेंसेस है, तो वो सारे बायर पे करेगा. बायर इज़ एंटाइटल्ड टू मतलब बायर के राइट्स. जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है तो जो भी इम्प्रूवमेंट के बेनिफिट्स है या इंक्रीज़ इन वैल्यू रिलेटेड बेनिफिट्स है, रेंट्स है, प्रॉफिट्स है, वो सब बायर के राइट्स है. Unless he has improperly declined to accept delivery of the property to a charge on the property as against the seller, अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई चार्ज है जो सेलर ने क्रिएट किया है, to the extent of seller's interest in the property of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and interest, तो वो चार्ज क्लियर करने के लिए अगर बायर ने कुछ पेमेंट किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी तो बायर वो कॉस्ट रिकवर कर सकता है किससे, सेलर से. एंड व्हेन ही प्रॉपरली डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑल्सो फॉर द अर्नेस्ट, या उसने अगर डिलीवरी ही डिक्लाइन कर दी and for the cost awarded to him to sue to compel specific performance of the contract or to obtain a decree for its rescission. An omission to make such disclosure as mentioned in this section para 1a and para 5a is fraudulent. मतलब 1a में क्या बोला था कि सेलर जो भी मटेरियल डिफेक्ट्स है जो बायर को नहीं पता वो डिस्क्लोज करेगा. एंड 5a में बोला था कि अगर कहीं सेलर का इंटरेस्ट है जो सेलर को नहीं पता बट बायर को पता है तो बायर वो डिस्क्लोज करेगा. अगर दो में से कोई डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसको फ्रॉडुलेंट माना जाएगा. सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. If the owner of two or more property mortgages them to one person and then sell one or more of the property to another person, मतलब एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है और बचे भी एक या दूसरी सेल हुई है. The buyer in the absence of contract to the contrary entitled to have mortgage date satisfied but of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend but not so as to prejudice the rights of mortgagee or person claiming under him or of any other person who has for consideration acquired an interest in the property. मतलब पहली प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई थी, दूसरी प्रॉपर्टी सेल हुई थी. अगर उसमें से कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो फिर बायर क्या करेगा, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसमें से अमाउंट रिकवर होने के बाद जो क्लियर प्रॉपर्टी है उसका मतलब वो वही बाय करेगा. He will clear up the mortgage. Section 57 discharge of encumbrance on sale, provision by court for encumbrances and sale writ thereof. When immovable property जिस पे encumbrance चल रहा है and वो कोर्ट को सेल हुई है is sold to the court or in the execution of decree या out of court, if the court thinks fit on the application of any party to sell, direct or allow payment into court. अगर कोर्ट ने डायरेक्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी किसको सेल की जा रही है, कोर्ट को, या ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू एनी अदर पर्सन, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है कि एनुअल या मंथली जो भी प्रॉपर्टी पे चार्जेस है या जो कैपिटल सम चार्ज्ड है या उस पे जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है. Of such amount as when invested in security of the central government, the court considers will be sufficient by means of the interest thereof to keep down or otherwise provide for that charge. And अगर दूसरे केसेस में जहाँ कैपिटल सम चार्ज्ड है एंड द अमाउंट इज सफिशिएंट टू मीट द एनकम्बरेंसेस, तो वो कॉस्ट पे कर देगा एंड देन कोर्ट फिर वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा. There shall also be paid into the court such additional amount as the court considers sufficient. कोर्ट क्या करेगा, अमाउंट रिकवर करेगा. कोई एडिशनल अमाउंट है तो वो रिकवर करेगा, कोई इंटरेस्ट है तो वो रिकवर करेगा, उस पर कुछ फर्दर कॉस्ट एक्सपेंसेस है तो वो रिकवर करेगा. नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड, नॉट एक्सीडिंग 1/10 unless the court for special reasons thinks fit to require a larger additional amount. तो नॉर्मली अमाउंट 1/10 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड से कम रहेगी अनलेस कोर्ट रिक्वायर्स द लार्जर अमाउंट टू बी पेड, एंड देन उसके बाद तुम्हारी सिक्योरिटी फ्री हो जाएगी. देयर अपॉन द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड आफ्टर द नोटिस टू द एनकम्बरेंस अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिक्लेयर करेगा. कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा, द प्रॉपर्टी टू बी फ्रीड फ्रॉम एनकम्बरेंसेस
एंड फिर वो प्रॉपर्टी हम रिटेन कर पाएंगे. एंड गिव्स डायरेक्शन फॉर द रिटेंशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी इन द कोर्ट. आफ्टर नोटिस सर्व्ड ऑन द पर्सन इंटरेस्टेड इन और एंटाइटल्ड टू द मनी और फंड इन कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डायरेक्ट करेगा, उस पर्सन को डायरेक्ट करेगा हाउ द पेमेंट इज़ टू बी मेड, या कैसे ट्रांसफ़र करना है ताकि वो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज हो जाए. एंड जनरली कोर्ट डायरेक्शंस देगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और इनकम देयर ऑफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैट पर्सन, मीन्स द ओनर. अब यहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील हो सकता है. सो वो डिक्लेरेशन ऑर्डर या डायरेक्शन के अगेंस्ट अपील हो सकता है एज इफ सेम वेयर अ डिक्री. यहाँ पे कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट मीन्स अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, या द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन इट्स लोकल लिमिट, एनी अदर कोर्ट विच द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स फिट, which state government allows by notification in the official gazette to be competent to exercise the jurisdiction conferred by this section. सेक्शन 118 एक्सचेंज. अब एक्सचेंज क्या है, जहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है बट दूसरे साइड से भी कुछ दूसरी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है. When one person mutually transfers the ownership of one thing for the ownership of another, मतलब मैंने दिस इज ए बी एंड ए, बी ने ए को एक चीज़ ट्रांसफ़र की एंड इन रिटर्न ए बी को कुछ और ट्रांसफ़र कर रहा है. सो दिस इज एक्सचेंज. दिस ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज. A transfer of property in completion of an exchange can be made only in manner provided for the transfer of such property by sale. Right of party deprived of thing received in exchange. अगर A ने B को कुछ ट्रांसफ़र किया, इन रिटर्न B ने जो A को ट्रांसफ़र किया उसमें डिफेक्ट था, टाइटल का डिफेक्ट, उसकी ओनरशिप B के पास नहीं थी, तो इन दैट केस सच पार्टी इज लाइबल टू हिम. B इज लाइबल टू A, लाइबल टू हिम, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम फॉर लॉस कॉस्ट, जो भी लॉस हुआ है उसके लिए B इज लाइबल, और एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन सो डिप्राइव्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द थिंग ट्रांसफर्ड इफ स्टिल इन द पोजेशन ऑफ सच अदर पार्टी और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांसफरी फ्रॉम हिम विदाउट कंसिडरेशन. मतलब B इज लाइबल फॉर द डैमेज, या तो अगर अभी भी A की प्रॉपर्टी जो A ने ट्रांसफ़र की थी वो B के पास है तो B विल रिटर्न द प्रॉपर्टी विच इज़ ट्रांसफर्ड एंड विल मेक गुड द लॉस. और अगर वो प्रॉपर्टी किसी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास है या उसने आगे किसी को ट्रांसफ़र की है तो उससे रिकवर करके वो प्रॉपर्टी ए के पास वापस जाएगी. राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़. ईच पार्टी हैज़ द राइट एंड इट्स सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज़ ऑफ अ सेलर एज टू विच ही गिव्स एंड हैज़ द राइट एंड इज सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एज टू विच ही टेक्स. मतलब जो सेल में हमने राइट्स लाइबिलिटीज़ देखे थे दे आर सेम लाइक द वन वी कवर्ड इन सेल. Exchange of money. On an exchange of money, each party thereby warrants the genuineness of the money given to him. अगर मनी एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों पार्टी वारंट करेंगे कि जो करेंसी है दैट वाज जेन्युइन. डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज. सेल में हमने क्या देखा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है बट वहाँ पे इन रिटर्न मनी कंसिडरेशन है. बट एक्सचेंज में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ वन प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी. तो सेल में दूसरी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन में मनी देती है दूसरी पार्टी, और एक्सचेंज में दूसरी पार्टी भी प्रॉपर्टी देती है एज अ कंसिडरेशन. बोथ आर ट्रांसफ़र ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब दोनों में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है. बट सेल में कंसिडरेशन मनी है, एक्सचेंज में कंसिडरेशन इज़ अनदर प्रॉपर्टी और एनीथिंग ऑफ सेम वैल्यू. When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing nor both things being money only, मतलब दोनों में से एक या दोनों भी पैसा नहीं है, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज बोला जाता है. सेक्शन 118 एंड सेल इज कवर्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मॉड्यूल. इसमें हमने सेल देखा, एक्सचेंज देखा, दोनों के बीच का डिफरेंस, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फॉर्मेलिटीज़, सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, बायर सेलर के राइट्स और लाइबिलिटीज़, एंड देन एक्सचेंज में राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.